नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में कुल 9 सीटों पर 7 मई को मतदान होना है, जिसमें 2 पूर्व मुख्यमंत्री और 1 केंद्रीय मंत्री समेत कई दिग्गजों की अग्नि परीक्षा होगी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कुल 4 चरणों में सभी 29 लोकसभा सीटों पर मतदान कराया जाएगा। तीसरे चरण में भिंड, मुरैना, ग्वालियर, राजगढ़, भोपाल, विदिशा, गुना, सागर और बैतूल सीट पर वोटिंग होगी। बात इस चुनाव में हाई प्रोफाइल सीटों की करें तो विदिशा, राजगढ़ और गुना सीट पर सबकी निगाहें टिकी हैं। विदिशा से शिवराज सिंह चौहान, गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह राजगढ़ सीट से चुनावी दंगल में हैं। ऐसे में दिग्गजों के भाग्य का फैसला भी इस चुनाव में होना है। एमपी में बीजेपी 29 की 29 सीटों पर जीत का दाव लगा रही है। छिंदवाड़ा के बाद राजगढ़ लोकसभा सीट एक ऐसी सीट है जिस पर भाजपा का पूरा फोकस है, क्योंकि इस सीट पर प्रदेश के दिग्गज नेता व पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह मैदान में हैं। ऐसे में दिग्विजय सिंह के लिए भाजपा के तमाम बड़े नेता चुनौती बने हुए हैं और यही वजह है कि उनकी प्रतिष्ठा इस चुनाव में दांव पर लगी हुई है। माना जा रहा है कि यदि दिग्विजय सिंह चुनाव हारते हैं तो ये उनके राजनीतिक जीवन का अंतिम चुनाव होगा। साथ ही उनकी जीत का महत्व इसलिए भी बढ़ा हुआ है कि उनकी हार जीत उनके दिल्ली दरबार में कद और पद दोनों को तय करेगा। राजगढ़ की चुनावी लड़ाई काफी दिलचस्प है, जहां से एक और दिग्विजय सिंह लगातार क्षेत्र में यात्राएं कर प्रचार में जुटे हुए हैं, तो भाजपा भी उन्हें घेरने के लिए पूरी ताकत के साथ मैदान में है। राजगढ़ से भाजपा ने 2 बार के सांसद रोडमल नागर को फिर से प्रत्याशी बनाया है। रोडमल नागर जनता के बीच राष्ट्रवाद के मुद्दे को लेकर जा रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कराए गए कार्यों और देश को आगे बढ़ाने के नाम पर वोट मांग रहे हैं। लेकिन दिग्विजय सिंह के धारदार चुनावी अभियान से रोडमल नागर की राह भी आसान नहीं है। उनके प्रचार में सीएम मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा के साथ ही अन्य नेता माहौल बना रहे हैं ताकि छिंदवाड़ा के बाद इस सीट को भी अपने कब्जे में किया जा सके। अब लोकसभा के रण में दिग्गजों की हुंकार है, वार पलटवार है। 4 जून को तय होगा कि हाई प्रोफाइल सीटों पर कौन किसको पटखनी देता है। हम चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले बयान सुना देते हैं आपको। देखिए, हमारा फोकस 29 की 29 सीटों पर है और 29 की 29 सीटों में जीतना मात्र फोकस नहीं है। हम हर सीट को जीत रहे हैं। छिंदवाड़ा भी इस बार हम जीत रहे हैं। हमारा फोकस है कि ज्यादा से ज्यादा मत प्रतिशत बीजेपी को मिले, प्रत्येक बूथ पर हम चुनाव जीतें। माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर के अमित शाह जी, नड्डा जी से लेकर हमारा पूरा नेतृत्व इस काम में लगा है। इसलिए राजगढ़ में भी फोकस है और अन्य सीटों पर भी फोकस है, लेकिन राजगढ़ में फोकस ज्यादा है। और इसलिए एक ऐसा नेता जो देश के खिलाफ हमेशा खड़ा होता है, जो हिंदुत्व पर आक्रमण करता है, सनातन पर आक्रमण करता है, जो भारत के कल्चर पर आक्रमण करता है, आतंकवादियों का समर्थन करता है, देश के खिलाफ खड़े होते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक, हमारी सेना के नौजवान सीने पर गोली खा जाते हैं, 1 सेकंड पीछे नहीं हटते। और वो जब सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान में घुस करके मारते हैं, अपने सैनिकों का जवाब देते हैं। पहली बार भारत के इतिहास में होता है। और दिग्विजय सिंह पूछते हैं कि इसका प्रूफ क्या है। ये अपमान है सेना का। और आतंकवादी के गले मिलते हैं, जिस आतंकवादी को सर्वोच्च न्यायालय ने फांसी की सजा दी। ऐसा व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है जिसे 2003 में इस मध्य प्रदेश की जनता ने बंटा ढार के रूप में नकार दिया। ये इमोशंस अब नहीं चल सकते। जनता ने आपको देखा है कि आपने राजगढ़ की जनता को, मध्य प्रदेश की जनता को किस प्रकार से प्रताड़ित किया था और करते थे, और भी बहुत चीजें हैं। चलिए, आपने बयान सुना विष्णुदत्त शर्मा का। इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका आप लोगों से तारुफ करा देता हूँ। हमारे साथ है बीजेपी से मीडिया पैनलिस्ट गुंजन चौकसी जी, कांग्रेस प्रवक्ता केदार सिरोही जी और स्वदेश न्यूज की सीनियर एडिटर मुक्ता पाठक जी। मुक्ता जी, देखिए, जिस तरह से अगर हम बात करें 7 मई को 9 सीटों पर चुनाव होना है, लेकिन इसमें कुछ सीटें बड़ी अहम है। खासकर छिंदवाड़ा के बाद अगर बीजेपी का फोकस है तो वो राजगढ़ में। राजगढ़ में क्यों? क्योंकि यहां से दिग्विजय सिंह मैदान में और उनके सामने रोडमल नागर, जो कि लगातार 2 बार से सांसद है। आप पूरे राजगढ़ की राजनीति को किस तरह से देख रही है, समीकरण को किस तरह से देख रही है? अगर 2019 की बात करें तो 4 लाख का डिफरेंस था जीत का। बीजेपी यहां पर, जो बीजेपी के प्रत्याशी थे रोडमल नागर, वो 4 लाख के डिफरेंस जीते थे। बड़ी जीत थी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन दिग्विजय सिंह के आने से ये सीट बड़ी यहां पर कांटे की टक्कर होते हुए दिखाई दे रही, या फिर बीजेपी के लिए फिर से इस बार आसान है? भागीरथ जी,
चाहूंगी कि इस वक्त सुबह से वीडी शर्मा जी राजगढ़ के दौरे पे हैं। आप यहाँ पे कार्यकर्ताओं को संबोधन दे रहे हैं और लगातार जो है राजगढ़ की बात पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की बात हो रही है। लगा कह रहे हैं किस तरह से वो बंटाधार है, उनके आने से फर्क नहीं पड़ेगा, कार्यकर्ताओं को वो बूस्ट कर रहे हैं। देखिए, बात करें अगर हम राजगढ़ की बात करें, गुना की बात करें, विदिशा की, ये तीनों जो है इस वक्त हाई प्रोफाइल सीट है, हॉट सीट है, बीजेपी की नजर है। गुना सिंधिया पिछली बार हार गए थे, लेकिन उसका कारण जो है उनका कनेक्ट नहीं था। वो उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे, उन्होंने कम समय दिया, लेकिन इस बार जो उनका परिवार पूरा वहां पे कार्यकर्ताओं से मिल रहा है। अगर हम विदिशा की बात करें तो एक वहां पे भी बीजेपी का गढ़ है, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह वहां पे जीतते रहे और वो उनकी पूरी कोशिश है कि इस बार जो है वो रिकॉर्ड मतों से जीते। और जो राजगढ़ की बात करें, जिस तरह से छिंदवाड़ा में हमने देखा था कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार वहां पे बने हुए थे, तमाम बड़े नेता बने हुए थे, कैलाश विजयवर्गीय बने हुए थे, केंद्र से नेता आ रहे थे, सब कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह उस सीट को जीता जाए, कमलनाथ के गढ़ को ध्वस्त किया जाए। उसी तरह से राजगढ़ को, चूंकि यहां से आप पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह लड़ रहे हैं, तो एक इंटरेस्टिंग रोचक पूरा माहौल हो गया है। और वो इमोशनल अपील लगातार कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, मेरा ये आखिरी चुनाव है, और इस तरह की इमोशनल अपील कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी तमाम उनकी जो बातें हैं, तमाम 2003 का चुनाव याद दिला रहे, जैसे वीडी शर्मा जी इस समय जो संबोधन दे रहे हैं उसमें उन्होंने 2003 की याद दिलाया, जब रोड नहीं थे, बिजली नहीं थी, पानी की दिक्कतें थी, और उसके बाद से जब से बीजेपी की सरकार आई है तो मूलभूत सुविधाएं हैं, जिस तरह की योजनाएं हैं, मोदी की गारंटी है। हम भी जब यहाँ लगातार जब लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक चीज समझ आ रही है कि मोदी की गारंटी की बात हो रही है, लगातार मोदी की गारंटी की बात हो रही है। देखिए, जो यहाँ के प्रत्याशी है उसकी बात नहीं हो रही है, लगातार मोदी की गारंटी की बात हो रही है। जी बिल्कुल, और देखना होगा कि देखिए जो मोदी की गारंटी कितना कमाल कर पाती है, क्या जो टारगेट है बीजेपी का 29 की 29 सीटें जीतने का वो पूरा हो पाता है। ठीक है, केदार सिरोही जी, देखिए 7 मई को 9 सीटों पर चुनाव है और आप लोग के दावे इस बार बहुत बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं, और क्योंकि इस बार जो उम्मीदवार हैं बड़े कद्दावर उम्मीदवार आप लोग ने उतारे भी। केदार सिरोही जी, अगर हम राजगढ़ की खासकर अगर बात कर लें, राजगढ़ में दिग्विजय सिंह इस बार मैदान में, लेकिन पिछली बार जो जीत का फासला था वो 4 लाख था। एक छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, बड़ा आंकड़ा था। इस बार लगता है आपको ये आंकड़ा जो डिफरेंस था इसको आप पार कर पाएंगे और यहां से दिग्विजय सिंह चुनावी मैदान में जो भी है वो जीत पाएंगे, क्योंकि इतनी आसान नहीं है उनके लिए। सही कहा कि पहले 4 लाख 4.5 लाख का अंतर था। 2014 का जब चुनाव था उस समय आप मोदी जी को देखिए, एक तरीके से एक बड़ी उम्मीद और बड़ा भगवान का रूप का चेहरा बना दिया था। 2014 में जब वो आए, 19 तक वो एक नेता बन गए थे। अब 19 से जो 24 का सफर आया है उनका, अब उसमें वो नेता से विलन बन गए पूरे देश के सामने। उनके लोगों का अहंकार, मैं भी वीडी शर्मा को सुन रहा था, मतलब मैं कभी ऐसे बोलता नहीं हूँ, पर वो जिस तरीके से दिग्विजय सिंह जी का नाम ले रहे थे तो मुझे भी लगता है कि जैसे के साथ तैसा, मतलब उनको लिहाजा नहीं है सीनियर नेता के लिए किस तरीके का खड़ा शब्दों का बोलना, बड़ा मुझे अजीब सा लगा। खैर ये उनका मसला ठीक है, लेकिन आपके जो वरिष्ठ नेता राहुल गांधी वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तुम के अगर संबोधित कर रहे थे, वो उन्होंने शुरुआत की थी, उन्होंने शुरू ने जाने क्या क्या कहा था, तो उसका वो उस लहजे में जवाब देना जरूरी होता है। अब मैं आगे की बात कर लेता हूँ, मुद्दे पे आ जाता हूँ कि आज राजगढ़ का जो चुनाव है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो गया। मुक्ता बहन ने एक अच्छी बात कही कि भारतीय जनता पार्टी के रोडमल जी का कोई नाम नहीं ले रहा है, रोडमल जी कॉम्पिटिशन में ही नहीं है, मतलब जो क्षेत्रीय नेता उसके नाम पे चुनाव नहीं लड़ रहे। इन्होंने जब दिग्विजय सिंह जी आए थे तो उनके सामने मोदी जी का चेहरा रखा। अब जब दिग्विजय सिंह जी ने पैदल यात्रा की, लोगों से ग्रास रूट कनेक्ट हुए और अपने उनके पुराने रिश्तों से जो माहौल बना वहां का, दिग्विजय सिंह जी के कारण ही वहां माहौल बना, ये आप हम सब मानते हैं। तो इन्होंने एक नया काम किया कि अब दिग्विजय सिंह जी के सामने भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी चुनाव नहीं लड़ रही, भगवान राम लड़ रहे। अब आप सोच लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का स्तर कितना नीचे गिर गया। आपने प्रत्याशी को छोड़ा, प्रत्याशी ने मोदी जी का नाम लिया, मतलब मोदी जी के बगैर वो चुनाव नहीं लड़ रहे थे। मोदी जी जो है वो काम पे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं पूरे देश में, वो धर्म पे लड़ रहे हैं, वो पाकिस्तान पे लड़ रहे हैं, वो हिंदू मुस्लिम पे लड़ रहे हैं, वो भैंस पे लड़ रहे हैं, वो गाय पे लड़ रहे हैं, वो मंगलसूत्र पे लड़ रहे हैं।
मोदी जी से कह दो कि ये 5-7 शब्द हटा दे, बेरोजगारी, युवा, किसान, महिला, रोड, इन तमाम चीजों पर ठीक है लड़े, केदार जी, तो समझ में देखिए जाएगा। तमाम आप और आरोप लगाते रहते हैं। ये आरोप हमने पहले भी देखे हैं, विधानसभा चुनाव में भी देखे हैं, 2019 में भी देखे हैं, 2014 भी हमने देखे। 2014 में हमने इस तरह के बयान भी सुने कि अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो कई लोगों का कत्लेआम हो जाएगा। इस तरह के भी हमने, मौत का सौदागर, हमने इस तरह के भी हमने बयान सुने। इस तरह के आरोप तो आप लगाते रहते हैं, लेकिन अगर आप आंकड़ों को उठा ले या फिर आप जीत हार को उठा ले तो आप देखेंगे जिस तरह से आप बातें कर रहे हैं वो जमीनी स्तर पर नहीं जा रहा है। अगर ऐसा होता तो विधानसभा में आप इस तरह के मुद्दे उठा रहे थे, विधानसभा में भी आप नहीं जीत पाया। अच्छी खासी बीजेपी भारी बहुमत के साथ जीती है। भागीरथ जी, मुक्ता बहन वहीं पर है, राजगढ़ में ही है अभी। हम्म। इनसे मैं कहता हूं अभी वहां हमारे साथियों के साथ में खिलचीपुर और उधर राजगढ़ की विधानसभा के जो राजस्थान से लगे हुए गांव हैं वहां पर चली जाए। अगर आपको वहां के लोग ये बता दें कि वहां स्कूल नहीं है, वहां पर पीने के पानी लाने के लिए 2-2, 1-1 किलोमीटर महिलाओं को आना पड़ता है, पथरीली जमीन है, उनके आदमियों को, जो पुरुष है उस गांव के, उन लोगों को राजस्थान में काम करने के लिए जाना पड़ रहा है। वहां स्थितियां इतनी खराब हो चुकी, मंडी की व्यवस्था नहीं है, अस्पताल की व्यवस्था नहीं है, स्कूलों में आप जाके देखिए सर, टेबल कुर्सी नहीं है, बच्चियां स्कूल ठीक छोड़ केदार रही जी, है। जब मैं दोबारा आऊंगा इस पर एक सवाल पूछूंगा, क्योंकि ठीक है। ये दो महिला प्रवक्ता मेरे साथ है सर। स्कूलों में महिलाओं, बच्चियों के लिए अलग से टॉयलेट नहीं है सर। अब ठीक इससे है बड़ा और इसी क्या पर जब चाहिए? मैं दोबारा आपके पास आऊंगा एक सवाल जरूर पूछूंगा। ठीक है गुंजन चौकसी जी, देखिए जिस तरह से कह रहे हैं केदार सिरोही जी कि आप लोग मुद्दों की बात नहीं कर रहे हैं, आप लोग यहां वहां की बातें कर रहे हैं, और जिस तरह से राजगढ़ में, हालांकि भले पिछली बार 4 लाख का एक डिफेंस था जीत का, लेकिन इस बार उतनी आसान रहा नहीं आपके लिए। आप 29 का 29 टारगेट लेके चल रहे हैं, वो तो 4 जून को रिजल्ट आएगा, समझ में आएगा कितना आप लोग जीत रहे हैं, कितना हार रहे हैं, लेकिन राजगढ़ वाकई इस बार इतना आसान तो नहीं है। सर, जिस तरह आज केदार जी ने अपनी बात की शुरुआत की है, ये फिर से इन्होंने कांग्रेस का जो मूल चरित्र है, अपमान करने का जनता का, उसको चरितार्थ करते हुए शुरुआत की है। एक हमारे प्रधानमंत्री, हमारे भारत की प्रधानमंत्री पद की एक गरिमा होती है, उसका इन्होंने अपमान किया है। जिस तरह प्रधानमंत्री जी के लिए विलन शब्द का इस्तेमाल किया है, सबसे पहले मैं उसकी निंदा करती हूँ और मैं उसका खंडन करती हूँ। ठीक है, लेकिन गुंजन जी देखिए, मैं एक लाइन जरूर जोड़ना चाहूंगा। मुझे लग रहा है, ठीक है, अभी आचार संहिता लगी हुई है, अभी चुनाव चल रहा है, तो मुझे लग रहा है अभी शायद मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री पर नहीं, वो नरेंद्र मोदी पर आरोप लगा रहे हैं, जो आपके पार्टी के बड़े नेता है। तो मुझे लगता है अभी आचार संहिता लगी हुई है, अभी चुनाव चल रहा है, तो मुझे लग रहा है शायद इतना तो थोड़ा सा हम समझ सकते हैं अभी। आप नरेंद्र मोदी जी, आपको समझना पड़ेगा, इस देश के प्रधानमंत्री पद पर विराजे हैं। आपकी ये जो मुस्कुराहट है केदार जी, आपकी ये जो हंसी है, ये और दुखद है। आपको ये हास्य प्रदर्शन है, यही आपका मूल चरित्र है। जिस तरह कल मुद्दों पे आइए, मुद्दों पे जाओ, टाइम बर्बाद मत करो। डिबेट में बहुत कम है, चुनाव में समय कम है। आप महिलाओं का, गुंजन मेरी बहन, समय कम है, इधर उधर मत जाओ। शिक्षा पे जाओ, स्वास्थ्य पे जाओ, रोजगार पे जाओ, किसानों की आमदनी पे जाओ, महिला उत्पीड़न पे आ जाओ। अरे मुद्दों पे आओ, टाइम बर्बाद मत करो। यहाँ टाइम बर्बाद ठीक है केदार जी, आपकी रणनीति अलग है, गुंजन चौकसी जी की रणनीति अलग है, बीजेपी कांग्रेस की, दोनों की रणनीति अलग है, दोनों को अपने अपने हिसाब से प्रचार प्रसार डिबेट करने दीजिए। ठीक है गुंजन जी, आप मेरे बीच में ना बोले तो बेहतर होगा। आप यही भागीरथ जी जो मैं आपको बोलना चाह रही थी कि इनकी जो हंसी दिखा रही है, जिस तरह का जीतू पटवारी जी ने एक वरिष्ठ नेत्री इमरती देवी के लिए बयान दिया है कि उनमें रस नहीं बचा है, चाशनी नहीं बची है, ये शोभा देता है कांग्रेस को। इन मुद्दों की बात करते, महिलाओं का जो अपमान करते हैं, महिलाओं को जो इतनी गंदी ओछी नजरों से गंदे अपमानित शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। दिग्विजय सिंह जी की अगर मैं बात कर लूं, क्या कहा था उन्होंने महिलाओं के लिए? इन्हें महिला टंचमान लगती। ये दिग्विजय सिंह ये जनता की सेवा करेंगे, ये जनता का विकास करेंगे। जिन्हें महिलाएं टंचमान लगती हैं, वो क्या उन महिलाओं का सम्मान करेंगे? वो वहां की महिलाओं का क्या विकास करेंगे? ये वही दिग्विजय सिंह जी हैं जिन्होंने पीएफआई का समर्थन दिया था। ये वही दिग्विजय सिंह जी हैं जिन्होंने पुलवामा अटैक में समय दीजिए। मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा आवाज उठाई थी। ये वही दिग्विजय सिंह जी हैं जो अपने कार्यकर्ता की नहीं हो सके, कार्यकर्ता के साथ ही कुर्ताफाड़ राजनीति कर रहे थे। ये वही दिग्विजय सिंह जी हैं जिनके महिला कार्यकर्ता को धक्के मारकर अपने दफ्तर से उन्होंने निकालने की बात बोली थी। मुक्ता जी भी यहाँ मौजूद हैं, आप भी यहाँ हैं, मीडिया के ठीक है गुंजन, देखिए तमाम आप आरोप लगा रहे हैं,
तमाम आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जब चुनाव में जाते हैं समीकरण कुछ और देखने को मिलते हैं, जनता कुछ और देख के यहाँ पर वोट करती है। आप जो कह रहे हैं, जो तमाम आरोप लगा रहे हैं, आप सारी चीजें लगा रहे हैं, लेकिन आपको लगता है, जैसे मैंने पहले आपको सवाल किया था, ये जो सारे आरोप है, जनता इसको कितना महसूस कर रही है, कितना इसके हिसाब से वोट कर रही है, तो बात की बात अलग है। लेकिन चुनाव बड़ा इस बार कांटे का जरूर यहां पर राजगढ़ में हो गया, बाकी क्षेत्रों की भी हम बात करेंगे, लेकिन यहां पर इस बार इतना आसान नहीं है। संक्षेप में बस। जी मुझसे सवाल कर रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल जी। देखिए, चुनाव कांटे का और टक्कर की ये बात इसलिए नहीं आती है क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता अब जागरूक है। मध्य प्रदेश की जनता को दिख रहा है किसने मध्य प्रदेश का 2003 से पहले बंटाढार किया था, और इसीलिए मध्य प्रदेश की जनता ने 2003 में मन बनाया था। मुझे लगता है इसी अहम बात को लेकर मुक्ता जी, देखिए, जब भी दिग्विजय सिंह की बात होती है 2000, ठीक है गुंजन जी, आपने जो बोला इसी पर, मुक्ता जी, जब भी दिग्विजय सिंह की बात होती है 2003 के पहले कार्यकाल का जरूर जिक्र होता है और तमाम आरोप भी उनके ऊपर लगते हैं। तो क्या लगता है कि देखिए, बड़े नेता, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन पिछले बार भी हमने देखा जब भोपाल से वो चुनाव लड़े थे लोकसभा का, वो हार गए थे। जो साध्वी प्रज्ञा है वो पहली बार चुनाव लड़ी थी, लेकिन वो जीत गई थी, दिग्विजय सिंह हार गए थे। अब यहां पर, हालांकि वो पहले भी यहां पर सांसद रह चुके हैं, मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन तमाम उनके साथ कुछ ऐसी चीजें जुड़ी हुई है जिससे कांग्रेस भी कभी कभी बचती है और बीजेपी इसी को लेकर आरोप लगाती है, खासकर 2003 के पहले का जो कार्यकाल है। अभी आपने भी कहा वीडी शर्मा 2003 के पहले का कार्यकाल गिना रहे थे, क्या अभी भी ये सारी चीजें वहां पर उस क्षेत्र में मौजूद है, लोग इसको महसूस करते हैं और लोग इसी के हिसाब से वोट करेंगे? आपको लगता है कि 2003 के पहले क्या था, अब क्या है? जी बिल्कुल, देखिए, लगातार जब हम यहाँ जनता से बात कर रहे हैं, जगह जगह हम लोग जा रहे हैं, लगातार रोड चल रहे हैं, जिस तरह से वीडी शर्मा जी लगातार यहाँ पे लोगों से मिल रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, हम भी अलग अलग क्षेत्र में जाके जब लोगों से बात कर रहे हैं, देखिए जो बात यहाँ आ रही है, मोदी की बात आ रही है, मोदी का नाम आ रहा है, मोदी की गारंटी की बात आ रही है। दिग्विजय सिंह की अगर हम बात करें तो दिग्विजय सिंह को लेकर लगातार वीडी शर्मा और जितने भी भाजपा के नेता वो लगातार कह रहे हैं कि बंटाधार है, वो लगातार कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स देते हैं, वो चिंता नहीं करते हैं, इस तरह की बात वीडी शर्मा और बाकी जो बीजेपी के नेता है वो कर रहे हैं। लेकिन अगर आप यहाँ के जनता का जो मूड मैं बता रही हूँ, जो मेरी बात हुई है अलग अलग तबके के लोगों से, तो लोगों का यहाँ पे लगातार जो है मोदी की गारंटी की बात वो कर रहे हैं। मैंने सबके मुंह से एक ही चीज सुनी है, मोदी की गारंटी। लेकिन बीजेपी जो है वो दिग्विजय सिंह पे निशाना साध रही है, बंटाधार बुला रही है, उनके जिस तरह के कथन होते हैं उसकी बात कर रही है, जिस तरह से 2003 से पहले जो मध्य प्रदेश था उसकी बात कर रही है, जिस तरह से उनका आचरण होता है उसकी बात कर रही है। ठीक है केदार जी, देखिए, मैंने वही कहा कि दिग्विजय सिंह का जब भी जिक्र होता है 2003 के पहले का जिक्र जरूर होता है और बीजेपी ने एक नाम जरूर दिया, बंटाधार। तो आपको लगता है कि देखिए, भोपाल में भी थे, भोपाल में भी उतरे थे पिछले बार, और लेकिन भारी मतों से वहां पर भी उनको हार का सामना पड़ा। बड़े नेता थे, भोपाल में भी एक कांटे की टक्कर 2019 में चल रही थी, लेकिन जब चुनाव रिजल्ट आया तो वो कांटे की टक्कर नहीं दिखाई दी। इस बार भी लग रहा है कांटे की टक्कर है, एक हॉट सीट है, क्योंकि बड़े नेता है, बड़े नेता उतरते हैं तो हॉट सीट हो ही जाती है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी जुड़ी हुई उनके साथ जिसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस भी कभी कभी बचती नजर आती है। कांग्रेस का कभी नहीं बची, जो भी उन्होंने स्टेटमेंट दिए उसके प्रूफ दिए। अब आपने बोला कि 2019 में जो मध्य प्रदेश की जनता ने गलतियां की, वो उनको समझ में आ गई कि हमने मोदी के नाम पे वोट दे दिया, लोकल आदमी हमारे बीच में ही नहीं रहा। साध्वी की टिकट क्यों काटी भोपाल से? अगर वो योग्य नेता थी और उनके नाम पे अच्छा डेवलपमेंट था, उनमें नेतृत्व कौशल था, उनकी टिकट क्यों काटी? आज उनकी नहीं, मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, मैं दिग्विजय सिंह का जिक्र कर रहा हूं, एग्जांपल दे रहा हूं मैं। बड़े नेता जरूर है, लेकिन जनता जब वोट डालने जाती है शायद वो छोटा बड़ा नेता नहीं देखती वो। नहीं, मैं आपको वही बता रहा हूं। अभी ये है, वहां पर रोडमल नागर के नाम से वोट मांगे ना, रोडमल नागर का कोई जानता ही नहीं है, लोग देखा नहीं है। आज भी वहां पर जो दिग्विजय सिंह जी है वो प्रत्यक्ष पूरे मतदाताओं से संपर्क में, वहां मोदी की गारंटी की हवा नहीं है। मैं भी रह के आया हूं, वहां के लोग चाहते हैं कि दिग्विजय सिंह जी यहाँ ऐसे व्यक्ति जिनको हाथ पकड़ के लोग काम करा ले, वहां की बात हो रही। अभी मेरी बहन ने बड़ी बड़ी बातें करी, प्रधानमंत्री ये और वो ताम झाम। वो बताओ, वो रिवन्ना, वो गोंडा, इनका देवगौड़ा जी का पोता, उसने क्या किया? उस पर मुंह खोलोगे? मध्य प्रदेश में रोज 10 से 15, अभी आपकी रिपोर्ट पढ़ रहा था,
15 केस आ रहे हैं जिसमें महिलाओं के साथ छेड़छाड़ या रेप जैसी घटना है प्रतिदिन मध्य प्रदेश में। ठीक है मेरे पास समय कम है। गुना ठीक है, मेरे पास समय नहीं, आप ही के पास हो मेरे पास समय थोड़ा कम है। गुना और विदिशा की भी बात कर लेते हैं। गुना और विदिशा भी हाई प्रोफाइल सीट है, क्योंकि गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया है जो कि पिछले बार कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़े थे, लेकिन अब बीजेपी के साथ है। और विदिशा की बात कर लेते हैं, यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान मैदान में। अरे जीतू पटवारी जी ने तो खेत देखते कर लिया है, जीतू पटवारी जी ने खेत देखते कर लिया। ये बताओ सूरपक में किसने बोला था, जर्सी गाय किसने बोला था, कैलाश विजयवर्गीय ने महिलाओं के ऊपर क्या, कैलाश विजयवर्गीय ने क्या बयान दिया। अभी महिलाओं का अपमान आपके मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंच से वो 5 किलो अनाज फोकट महिला का अपमान किया कि नहीं किया। अरे अपमान करने में भारतीय जनता पार्टी जो है अव्वल नंबर की है, उसको कहाँ डिफेंस कर रही हो मेरी बहन, उसके पीछे मत पड़ो। भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं की इज्जत नहीं है, महिलाओं को हंसिए पे डाला जाता है। ठीक है, मुझे लगता है कि दूसरी पार्टी के बदले अपनी पार्टी का जिक्र कर लेते हैं। केदार जी, अपने आपके जो प्रत्याशी है, खासकर जैसे मैंने कहा विदिशा और गुना का भी जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि ये भी हाई प्रोफाइल सीट है। यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया मैदान में। कितना आपको लग रहा है कि यहाँ पर इस बार कांग्रेस कमाल कर सकती है? ठीक है, केदार सिंह विदिशा और गुना को लेकर संक्षेप में कुछ। आप रेवन्यू पे क्यों नहीं बोल रही हो, आप मुझे पे क्यों नहीं बोल रही है, जिसने महिला खिलाड़ियों के साथ अत्याचार किया, उनने जो आरोप लगाए उस पर क्यों नहीं बोल रही, उसके परिवार को तो आप टिकट दे रही हो। रूपाला पे बोलो ना, पूरा राजपूत समाज आपके खिलाफ है पूरे देश में, रूपाला पे बोलिए ना। उनने तो पूरी महिला बिरादरी के ऊपर जो प्रश्न उठाया, रूपाला ने क्षत्रिय समाज के ऊपर उठाया, उस पर बोलिए ना। ठीक है केदार जी, लेकिन अभी आप स्थानीय नेता की बात कर रहे थे, लेकिन आप भी जो मुद्दे उठा रहे हैं, आप देखिए केदार जी, आप भी स्थानीय नेता की बात कर रहे थे, लेकिन आप भी जो मुद्दे उठा रहे हैं, आप भी राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे उठा रहे हैं। मैं भी इसलिए वही कहना चाहूंगा कि जो लोकसभा का चुनाव होता है, आप जो कह रहे थे ना कि मोदी के चेहरे पर लोकसभा का चुनाव होता है, सबको पता है कि हमें प्रधानमंत्री चुनना है और राष्ट्रीय मुद्दे यहां पर इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आप भी राष्ट्रीय मुद्दे उठाकर गुंजन जी पर आप आरोप लगा रहे हैं। गुंजन जी, ठीक है, देखिए राजगढ़ की तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन गुना विदिशा की भी बात कर लेते। गुना में अगर देखें, यही सबसे कम एक जो सीट है, 1 लाख से ज्यादा आप लोग मतों से जीते थे, बाकी सीटों में तो कहीं पर 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख थे। लेकिन अब जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है वो आप लोग की पार्टी में है, और पिछले बार कांग्रेस में थे तब भी जीत दर्ज हुई थी। इस बार क्या और आप कॉन्फिडेंट है कि गुना आपके साथ ही आ रही है? और अगर विदिशा की बात कर ले तो विदिशा में तो अच्छे खासे मार्जिन से हर बार जीतते ही रहे आप लोग। इस बार फिर से शिवराज सिंह चौहान है जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, शिवराज सिंह चौहान है, तो क्या आपके जो बाकी की सीटों की बात कर लें वो बहुत आसान लग रही है, या फिर आप लोग हर सीटों को लेकर एक अच्छा मुकाबला देख रहे हैं? भागीरथ जी, मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो पूरी 29 की 29 सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगी, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता का जो समर्थन, प्यार, आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है, जो हमें 2023 के चुनाव में भी देखने को मिला और अभी भी लगातार मिलता आ रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर मैं बात करूं केंद्र की, नरेंद्र मोदी जी का 10 साल का इतिहास है, विकास का इतिहास, हर क्षेत्र के विकास का इतिहास, हर वर्ग के विकास का इतिहास, चाहे युवाओं की बात कर ले, गरीबों के कल्याण की बात कर ले, महिला सशक्तिकरण की बात कर ले, किसान कल्याण की बात कर ले, वहां पर विकास के काम हुए हैं। और साथ ही साथ आने वाले 25 वर्षों का विजन लेकर चल रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जहां पर विकसित राष्ट्र 2047। ठीक है, चलिए, तो जिस तरह से आप तो दावा कर रहे हैं, लेकिन मुख्य देखिए दावा तो यहाँ पर बहुत है, लेकिन जो अभी 7 मई को 9 सीटों पर यहाँ पर मुकाबला होगा, और बाकी में कुछ सीटें और भी बताए, उसमें से एक भोपाल की सीट भी इस बार बड़ी हॉट सीट बन गई यहाँ पर, क्योंकि एक मुकाबला दिखाई दे रहा है यहाँ पर। जैसे पिछले बार आप मुकाबला देख रहे थे, यहाँ पर मुकाबला दिखाई दे रहा। बाकी सीटों की अगर और बात करें संक्षेप में आपसे, हम एक जानकारी चाहेंगे बाकी सीटों को लेकर भी। चलिए, लगता है हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही, लेकिन 7 मई को 9 सीटों पर मुकाबला होगा। देखना होगा कि क्या कुछ यहाँ पर कहा था कि देखिए राजगढ़ को लेकर बीजेपी लगातार एग्रेसिव मोड में है। भागीरथ जी, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि एग्रेसिव मोड में है बीजेपी राजगढ़ को लेकर, जैसे छिंदवाड़ा को लेकर थी। और अब अगर हम बात करें, क्योंकि स्वदेश न्यूज की टीम विदिशा भी गई थी, शिवराज सिंह चौहान के साथ पूरा एक दिन बिताई थी, गुना भी गई थी, जहां हमने ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके बेटे महान आर्यमन सिंधिया और उनकी पत्नी प्रियदर्शनी राजेश सिंधिया, तीनों के साथ बिताया था। वहां भी को जो है सिंधिया परिवार पूरा जनता के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है
कि पिछली बार जो वो चुनाव हारे थे जब वो, तो उस समय उन जनता से कनेक्ट नहीं हुआ था। हालांकि बीजेपी उस बार जीती थी, लेकिन इस बार सिंधिया और उनका पूरा परिवार मेहनत कर रहा है। विदिशा की बात करें तो वो तो सालों से बीजेपी का गढ़ रहा है, और शिवराज सिंह चौहान लगातार कोशिश कर रहे हैं कि रिकॉर्ड मतों से वो अपनी जीत दर्ज कराएं। और राजगढ़ की बात करें तो राजगढ़ में बीजेपी बिल्कुल पूरी तरह फोकस कर रही है, लगातार दिग्विजय सिंह की कमियां गिना रही है, जनता को और कार्यकर्ताओं को, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बूस्ट कर रही है। तो देखना होगा कि किस तरह से यहाँ पर जो दावे किए जा रहे हैं दोनों तरफ से, किसके दावे यहाँ पर सच साबित होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गुंजन चौकसी जी, केदार सिरोही जी, मुक्ता पाठक जी, शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अगर देखें 7 मई को 9 सीटों पर यहां पर मतदान होना है। स्वदेश न्यूज आप सभी से रिक्वेस्ट करे कि आप घर से बाहर निकले और अपने मत का प्रयोग करें, क्योंकि पहले और दूसरे चरण में जो मत प्रतिशत कम रहा है। लेकिन अगर राजनीतिक समीकरण की बात कर लें तो सारी की सारी सीटें बीजेपी के कब्जे में। सिर्फ एक गुना सीट यहां पर सिर्फ 1 लाख से ज्यादा मतों से बीजेपी जीती थी, बाकी सीटें 4 लाख, 3 लाख, 5 लाख। विदिशा की बात कर लें 5 लाख का डिफरेंस रहा है। तो यहां पर कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल है यहां पर, लेकिन बीजेपी यहां पर वोट प्रतिशत बढ़ाने की बात कर रही है, लेकिन कांग्रेस भी यहां पर ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने को लेकर अग्रसर है। और देखना होगा कि जो यहां पर 29 की 29 सीटों को लेकर बीजेपी दावा कर रही है, ये कितना सच साबित होता है और कितनी सीटें बीजेपी जीत पाती है, क्या वो टारगेट पूरा हो पाता है, ये 4 जून को समझ में आ जाएगा। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।